नमस्कार फ्रेंड्स। आप सबका स्वागत है हमारे आज के टॉपिक प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस और प्रतिरोध इंग्लिश और हिंदी है बस। नॉन एक्सेप्टेंस, जब हम जो कुछ भी हो रहा है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और उसका अगर हम प्रतिरोध कर रहे हैं, और वो कुछ भी हो सकता है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे और सिर्फ मैं बात नहीं करूंगी, हमारे साथ जितने भी यहाँ पे हमारे फ्रेंड्स जुड़े हैं, क्योंकि ये हमारा एक डिस्कशन टॉपिक है। इस पे मैं आपको कुछ ज्ञान नहीं दूंगी, इस पे हम आपस में बात करेंगे क्योंकि ये सबके जीवन में होता है। तो आज मेरे भी बैठे बैठे मन में एक विचार आया कि हम जीवन में किसी भी बात के लिए, किसी भी स्थिति, परिस्थिति, विचार, व्यक्ति के लिए हम क्यों प्रतिरोध करते हैं और ये प्रतिरोध आता कहाँ से है, और इस प्रतिरोध की जरूरत क्या है हमारे जीवन, और जरूरत है भी या नहीं है। तो बैठे बैठे एक विचार आया और सोचा क्यों ना आज आप लोगों से डिस्कशन की जाए, आप लोगों से सुनूं मैं प्रतिरोध क्या है, और प्रतिरोध का क्या हमारे जीवन में होना जरूरी है, या हम बिना प्रतिरोध के जीवन को बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। तो चलिए, मेरा प्रश्न ही है, क्या प्रतिरोध का जीवन में होना बहुत जरूरी है? तो मुझे कोई भी हैंड रेज करें और मुझे जवाब दीजिए। यहाँ बहुत बड़े मास्टर्स बैठे हुए हैं और मुझे सिर्फ सुनने के लिए नहीं, मैं उनको सुनूंगी। मैं सुनना चाहती हूँ, आप लोगों से सीखना चाहती हूँ। तो हैंड रेज कीजिए आप प्लीज। आप क्या सोचते हैं? प्रतिरोध क्या है? नॉन एक्सेप्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस। अरे, किसी का भी हैंड रेज नहीं है, तो इसका मतलब सब सिर्फ सुनने के मूड में है। मेनका जी, थैंक यू सो मच, आपने विंडो ओपन करी है और आप पूरे मूड पर है कि मुझे आप बताएंगे। नहीं, आपने बड़ा अच्छा टॉपिक ये लिया है कि प्रतिरोध की जीवन में क्या आवश्यकता है। तो मैं भी एक बार के लिए सोचने लग गई कि ये क्या है। हमें एक्सेप्टेंस में रहना चाहिए, हमने ये सीखा है। लेकिन प्रतिरोध, हाँ, लेकिन आवश्यकता है हमारे जीवन में प्रतिरोध की, मुझे ऐसा लगता है। हम्म। एक्सेप्टेंस में रहना चाहिए, ये है। लेकिन कहीं ना कहीं एक प्रतिरोध भी रहता है हमारे जीवन में। तो और कोई बताएंगे हमें प्रतिरोध की आवश्यकता है, और है तो क्यों है, और नहीं तो क्यों है? क्या कहते हैं आप? और कहाँ कहाँ हम प्रतिरोध हमें करना चाहिए और नहीं करना चाहिए? आई थिंक आज कोई भी मूड में नहीं है बात करने के। चलिए, कोई बात नहीं, तो आज हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो फ्रेंड्स, होता अक्सर ये है कि हमारे लाइफ में कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी होती है, परिस्थितियां भी ऐसी होती हैं, और कई बार आपके आसपास कुछ लोग भी ऐसे होते हैं। तो या तो आप स्पिरिचुअल पाथ पर हैं और आपको लगता है हमको सब कुछ एक्सेप्ट करना है, हमें हमेशा सरेंडर मोड में रहना है, हमें कोई रेजिस्टेंस नहीं दिखाना, हमें कोई प्रतिरोध नहीं करना। तो ये जो हमारे अंदर से विचार आ रहा है कि मुझे प्रतिरोध नहीं करना, ये विचार कहाँ से आ रहा है? कभी आपने गौर किया है?
ये विचार आता है लॉजिकल माइंड से। इससे हम अलग अलग तरीके से लॉजिक निकालते हैं ना, उधर से ये विचार आता है। तो ये विचार कितना जेन्युइन है और इस विचार के पीछे हमें क्या करना चाहिए, कि हमें अपने लॉजिकल माइंड को मानना चाहिए, सुनना चाहिए, करना चाहिए। इसीलिए इसीलिए आज का टॉपिक ये ऐसा है, क्योंकि आपकी सिचुएशन कई बार ऐसी होती है कि आप एक्सेप्टेंस में हैं, बट कुछ सिचुएशन में आप जब रेजिस्टेंस को बहुत समझना जरूरी है। और मैंने अपने ही लाइफ एक्सपीरियंस से दो पार्ट में इसको समझा। जब एक रेजिस्टेंस था ईगो माइंड से और एक रेजिस्टेंस था नॉन ईगो माइंड से। यानी वहां आपकी एक्सेप्टेंस है, आप फुल एक्सेप्टेंस में हैं, क्योंकि वो जो फ्लो में अब आपके पास आ रहा है, आप वहां सरेंडर है। बिल्कुल सही कहा है आपने सर, व्हेन यू रजिस्ट यू परसिस्ट, 100% ट्रू। इसीलिए हमने कहा जब हम ईगो माइंड से रजिस्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो रेजिस्टेंस नॉन एक्सेप्टेंस से है। मगर जब हम, जैसे हम कहते हैं ना, एक हमारा स्मॉल आई है, एक हमारा कैपिटल आई है। कैपिटल आई। यस। तो क्योंकि आज ये एक एट्रेंडम थॉट था, तो मैंने सोचा अपने सेशन में आज हम इसी बात पे चर्चा करेंगे। तो ये स्मॉल आई और कैपिटल आई, स्मॉल आई कहता है कि वो जो आपका ईगो माइंड है, दैट इज नॉट यू एक्चुअली, दैट इज योर, यू नो, दैट इज द सेकंड यू। आपका ट्रू ट्रू यू नहीं कहते हम उसको, जो आपकी सोल, जो आपकी डिविनिटी है। बट जब आप एक्सेप्टेंस में होते हैं, नॉन रेजिस्टेंस मोड पर, जैसे हम कहते हैं, अगर मैंने इस पे बहुत बहुत मैंने इस पे कंटेम्पलेट किया, क्यों हमें रेजिस्टेंस करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए, तो मुझे समझ में आया कि जब एक वाटर फ्लो है, जब वो एक फ्लो नहीं कर रहा, उसको ये भी नहीं पता कि मुझे आगे कहाँ जाना है, कौन से झरने में गिर जाना है, कौन से समुद्र में चले जाना है, बिकॉज वो वाटर फ्लो पूरी तरह से सरेंडर्ड है। उसको नहीं पता, हो सकता है बहुत तेज धूप आया और उस पानी की भाप भी बन के उड़ जाए वो, और वो थोड़े टाइम में वो बादल भी बन जाए, फिर वो कहीं बरस भी जाए। बट ह्यूमन माइंड सोचता है कि मैं रजिस्ट करूं क्योंकि मैं अपने हिसाब से रिजल्ट चाहूं। बट मुझे लगता है हमारे लिए ऑलरेडी, जो हम कहते हैं, हम एक प्री प्लानिंग के साथ आए हैं। बट अगर हम नॉन रेजिस्टेंस में होते हैं तो कहीं ना कहीं हम उस फ्लो में होने से ज्यादा इजीली बिना रेजिस्टेंस के, बिना ऑब्स्टिकल्स के, हालांकि अगर ऑब्स्टिकल कुछ ऐसी भी आ रही है तो वो टेम्परेरी है हमारी लर्निंग के लिए। और अगर हम इस तरह से फ्लो में चलते हैं तो आई थिंक हमारे लिए एक बहुत बेटर प्लान ऑलरेडी बना हुआ है। तो जब मैंने अपने ही दोनों पार्ट को देखना शुरू किया, क्योंकि ये मेरा अपना कंटेम्पलेशन चल रहा था, तो मुझे समझ में आया, जब मैं वो रेजिस्टेंस अपने उस स्मॉल आई से करती थी तो वो हमेशा मैस क्रिएट करता था, सब उलझ जाती थी, सिचुएशंस हैंडल नहीं हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है, आपका पीस ऑफ माइंड नहीं है। लेकिन जब आप एक्सेप्टेंस में हो, सरेंडर में हो, आपने कंप्लीट सरेंडर कर दिया डिवाइन को कि ये फ्लो में जहां ले जाएगा, आई विल नॉट रजिस्ट एनीथिंग, आई विल नॉट रजिस्ट एनीवन, आई विल नॉट रजिस्ट एनी सिचुएशन, आई एम जस्ट इन द प्रेजेंट मोमेंट, जस्ट बी विद माई सेल्फ। तो मुझे लगा, अरे ये तो बहुत इजी है, ये तो आपको कितना पीस ऑफ माइंड दे रहा है। देयर इज नो रेजिस्टेंस, क्योंकि मैं अपनी बॉडी में उसको फील कर, हम अपनी बॉडी में भी फील करते हैं उस रेजिस्टेंस को। लाइक टाइटनेस आने लगती है, एंजाइटी आने लगती है, हमारी बॉडी बताती है, हमारी बॉडी में वो सिम्टम आने लगते हैं। बट व्हेन वी गेट इन द फ्लो, हम कोई रजिस्ट नहीं कर रहे, हमारी बॉडी कितनी ईज में है, हमारा माइंड, हमारा सब कुछ
सब कुछ ईज में है, लेकिन हम क्योंकि शायद एक ह्यूमन माइंड जो है, जो आपने कहा एक लॉजिकल माइंड हमेशा एक प्लानिंग में लगा रहता है, फ्यूचर प्लानिंग में लगा रहता है, और इसीलिए शायद वो रजिस्ट करता है। वो हर वक्त उस प्लान को नहीं मानता जो कुछ और ऑलरेडी है, और इसीलिए शायद वो डायरेक्शन चेंज हो जाती है लाइफ की। तो इसमें जो हमें एकार्ट टोल ने अपनी पावर ऑफ नाउ में बताया कि आप के जो पास्ट है, क्योंकि हमारे लाइफ के कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से ही हमारे लाइफ का हर मोमेंट बनता है। पीछे के जो भी हुआ उसका आज मेरी प्रेजेंट का वो कॉन्सिक्वेंस है, मगर अगर हम उसे फ्लो में रहने देते हैं तो सब कुछ इतनी इजीली होता है कि हमारी जो फ्यूचर है वो भी बहुत इजीली हम वहां तक जा सकते हैं। यानी जस्ट बी इन द प्रेजेंट, ऑलवेज बी इन द, चाहे कोई भी सिचुएशन हो। आप प्रतिरोध भी कर रहे हैं, आप प्रतिरोध नहीं भी कर रहे हैं, तो हमारा जो आज ये नॉन एक्सेप्टेंस, रजिस्टेंस, रजिस्टेंस जब आप करते हैं किसी भी सिचुएशन किसी भी चीज के लिए, तो आपकी बॉडी पे भी उसका इफेक्ट आता है। आपकी बॉडी में सडन एक अलग तरीके की एनर्जी ब्लॉक होती है, क्योंकि हम जब किसी फ्लो को रोक रहे हैं तो इसका मतलब है कोई एनर्जी का फ्लो है और हम उसको रोक रहे हैं, उसको हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो उसका जो भी एक इफेक्ट है वो हमारी माइंड पर आता है, जिसे हम कहते हैं हमारी पीस ऑफ माइंड नहीं है, और उसके साथ साथ फिर वो उसका इफेक्ट हमारी बॉडी पर आता है। इसीलिए हमारी बॉडी में सडन एक अजीब सी, जैसे हम कई बार जब किसी चीज को रजिस्ट करते हैं तो आपने देखा होगा हमारी हैवी ब्रीथिंग होने लगती है, हमारी बॉडी में टाइटनेस एंजाइटी जैसी फीलिंग होने लगती है। और जब भी आप देखेंगे, आप अपने शरीर से ही महसूस कर लीजिए, आप अपनी सांसों से महसूस कर लीजिएगा, कभी भी आपके शरीर में आपकी ब्रेथ और आपकी बॉडी लैंग्वेज बता देगी कि ये रेजिस्टेंस आपके लिए ठीक है या नहीं ठीक है। यानी कि आप किसी चीज को, किसी स्थिति को, किसी परिस्थिति को अगर रजिस्ट कर रहे हैं तो आपकी बॉडी बता देगी कि ये राइट है या ये रॉन्ग नहीं है, मतलब रॉन्ग है। आपको खुद से समझ में आने लग जाएगा कि आप ये ईगो माइंड से कर रहे हैं या आप कैसे इसको कर रहे हैं। तो इसीलिए जो एकार्ट टोल की बुक है पावर ऑफ नाउ, इसमें वो यही कहते हैं कि आप जब किसी चीज की प्रतिक्रिया करते हैं, प्रतिरोध करते हैं, तो आप मन और शरीर से प्रतिरोध कर रहे हैं। और वो प्रतिरोध कौन कर रहा है? वो आपके अंदर का एक विचार वो प्रतिरोध करता है। और जब आप ये मान लें कि आप वो विचार नहीं है, जिस समय आप ये देख लेंगे कि जो प्रतिरोध कर रहा है वो मैं नहीं हूं, आप उसी वक्त उस रेजिस्टेंस से फ्री हो जाएंगे। वो रेजिस्टेंस जो आप कर रहे थे या जो आप फील कर रहे थे, वो आप उसी वक्त उससे फ्री हो जाएंगे, आप उसी समय डिटैच हो जाएंगे उस। और ये बिल्कुल सही बात है। ये जब तक हम उस विचारों में उलझे हैं और हमें लगता है कि ये मैं हूं, तब तक हम हमेशा किसी ना किसी उलझन में रहते हैं। और जैसे ही हम समझते हैं कि वो विचार मैं नहीं हूं, तो विचार जो है, मैं एक और चीज पढ़ रही थी जहां मुझे पता चला कि ये जो हमारे थॉट्स है, ये थॉट्स हमारे आसपास जो है ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि समुद्र में लहरें, एक लहर से दूसरी लहर नो उसका इफेक्ट पड़ता है उस पर। ऐसे ही हमारे आसपास ये है जो एक थॉट का ओशन है, ओशन ऑफ थॉट्स। और हम उसको जैसे ही अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, वो विचार हमारी तरफ आता है और हम मानते हैं कि ये विचार मेरा है और ये मैं हूं। उसका रिपल इफेक्ट आपके ऊपर आता है। और बहुत अच्छा ये लिखा था उन्होंने, इससे मुझे इनफैक्ट बहुत क्लैरिटी आई। इसीलिए कहते हैं हर विचार आपका विचार नहीं है, क्योंकि हमारे आसपास
इतने वाइब्रेशनल रूप में इतने थॉट्स हैं कि जैसे ही आपको लगता है मेरे अंदर ये विचार आया है, चाहे वो रेजिस्टेंस का है, तो आपको लगता है मुझे रजिस्ट करना है, लेकिन जैसे ही उस समय उसी मोमेंट में आप अपनी ब्रेथ के साथ कनेक्ट होते हैं, आप अपने प्रेजेंट मोमेंट में कनेक्ट होते हैं, आप वो समझ में आता है और आप उस विचार से ही अपने आप को जब डिसोसिएट करेंगे तो वो मूवमेंट ही पास ऑन हो जाएगा। तो ये उन्होंने जो बहुत, और ये बिल्कुल सही है, फैक्ट है ये, कि हमारे आसपास सिर्फ हमारे मन में जो विचार है वो नहीं है, हमारे आसपास जो विचार है वो एक रिपल इफेक्ट की तरह हमारे ऊपर उसका इफेक्ट आता है। तो क्वांटम फिजिक्स भी यही कहती है कि आपके आसपास सब वाइब्रेशन है और आप भी उसी से कनेक्ट हैं। तो कभी ये ना समझे कि ये जो विचार आपके मन में आ रहे हैं ये आपके विचार हैं, और फिर हम उन्हीं विचारों से अपनी लाइफ को एक क्रिएशन देना शुरू कर देते हैं। तो हम उन विचारों से इन्फ्लुएंस होते हैं और हम उनको रियलिटी मानते हैं और हम उनसे अपने लाइफ में ये सोचते हैं कि ये मैं ऐसे करूं। लेकिन और इस तरीके के विचार जो आपको ये समझ देते हैं कि अगर हम एक्सेप्टेंस में रहते हैं, लाइफ में कुछ भी हो रहा है और सडन आपको कुछ अंदर से कुछ खलबली सी मच रही है, तो जस्ट फोकस ऑन योर ब्रेथ, जस्ट टेक अ मोमेंट, थोड़ा सा टाइम लीजिए, क्योंकि रिसेंटली ये मैंने एक्सरसाइज करी है अपने साथ और आई गॉट अ रिलीफ, विद इन अ मोमेंट आई गॉट अ रिलीफ। और मुझे समझ में आया कि इट इज नथिंग, जस्ट अ थॉट, नथिंग एल्स। तो ये जो हमारा प्रतिरोध, जिसे हम कहते हैं नॉन एक्सेप्टेंस, जिसे हम कहते हैं हम अपने तरफ नहीं आना चाहते, हम उसको फोर्सफुली अलग कर रहे हैं, एक पुश दे रहे हैं। पर जैसे ही हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, उस फ्लो को, जो एनर्जी फ्लो जो एक डिवाइन फ्लो की तरह हमारी तरफ आ रही है, वी डोंट नो व्हाट इज द रिजल्ट, बट जब हम उसको आने देते हैं तो सरेंडर मोड में जब होते हैं, एक्सेप्टेंस मोड में होते हैं, वी गॉट अ वेरी गुड रिजल्ट, क्योंकि हम एक बहुत अच्छे डिवाइन प्लान के साथ आए हैं और हम अपने लेसन्स लेने आए हैं। इसलिए यहाँ छोटे छोटे रिएक्शंस हमारी लाइफ में होते रहते हैं, छोटे भी होते हैं बड़े भी होते हैं, क्योंकि उन छोटे छोटे बड़े बड़े जो इंसिडेंसेस हैं, जो भी रिएक्शंस हमारी लाइफ में आ रही हैं, जो भी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, वो सिर्फ हमें उस मोमेंट में हमें क्या लर्निंग लेनी है इसलिए आ रही है। यानी अगर हम एक फ्लो में ही चलते हैं और बीच में अगर कुछ भी ऐसा कुछ सिचुएशन आ गई, तो आपको ये नहीं सोचना है कि इस सिचुएशन को मैं नो रोक दूं, इस सिचुएशन को मैं रिस्ट्रिक्ट कर दूं, बजाय इसके कि हमें इस सिचुएशन से सीखना है और फिर उसी फ्लो में आगे बढ़ जाना है। दैट्स व्हाई दिस सिचुएशंस कम इनटू आवर लाइफ टू लर्न अ लेसन। और उसके बाद अगर हम इस फ्लो में चलते हैं पूरे सरेंडर मोड पर, एक्सेप्टेंस में, वॉट एवर द लाइफ that to you in any direction, you will get always a good result। और हमेशा एक्सेप्टेंस में जब रहते हैं तो रिजल्ट कुछ भी हो, एक्सेप्टेंस में अगर रहना है तो हमें सिर्फ अपने लाइफ लेसन सीखने हैं। यही हमारा आई थिंक मोटिव है और यही हमारा इस धरती पे आने का कारण है। तो हमें नॉन एक्सेप्टेंस, या जो हम प्रतिरोध कर रहे हैं, हम किसी चीज को रोक रहे हैं अपनी तरफ आने से, उसके बजाय हमें उसको एक्सेप्टेंस और फ्लो में रहना हमें सीखना चाहिए। तो ये मेरी अंडरस्टैंडिंग, मैंने जो अपने कंटेम्पलेशन से समझी है कि बेटर टू नो प्रतिरोध और बी विद द फ्लो। सो फ्रेंड्स, मैं क्योंकि रैंडमली आज हमने इस पे बात करने की मैंने कोशिश की, इच्छा थी मेरी आप लोगों से डिस्कशन करने की, लेकिन आप लोगों ने ओपन नहीं किया। और मैं चाहती हूँ कि हमारे साथ सर हैं और मेरे साथ दो दो सर हैं, इनफेक्ट हमारे दो दो टीचर्स हैं। तो मैं आप लोगों से भी चाहूंगी कि मुझे बताएं कि क्या मैं सही कह रही हूँ या मुझे कहाँ करेक्शन की जरूरत है। बहुत सारे लोग हैं जो इस इसकी क्लैरिटी चाहेंगे कि लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती हैं, आपको
जो है यहाँ पर क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में। या कोई और भी जो यहाँ पर शेयर करना चाहे, हैंड रेज कीजिए। आप क्या, आपका परसेप्शन क्या है? ओ, यस सर। वेलकम सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। आवाज आ रही? हाँ सर। रेजिस्टेंस हो हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं। जो चीज़ हमें नहीं मिली तो हम जिसके पास से हम लोग एक्चुअली डिमांड करते हैं उस उसको हम लोग रेजिस्ट ही करते हैं। और ये आदत हमारी बचपन से हमारे हमें लगी हुई है। बड़े होने की बाद भी वही आदत हमारी कायम हो गई है। क्योंकि जीवन में अनुकूल और प्रतिकूल ये दोनों लोग भी होते हैं, घटनाएं होती हैं, इंसिडेंट भी होते हैं, अनुकूल और प्रतिकूल। मगर जो सरकमस्टेंसेस बियॉन्ड कंट्रोल है उसे एक्सेप्टेंस करना जरूरी है। एनी हाउ, बाय हुक और क्रुक, साम दाम दंड और भेद, जो हम बदल नहीं सकते उसे स्वीकार करना जरूरी है। एक बार मैंने बात कही थी कि जो हम बदल जिस व्यक्ति से हम प्रेम करते हैं, अगर वो अगर गलत बिहेवियर करता है तो उसे समझाना चाहिए। अगर ना समझ कर ना समझे तो उसे स्वीकार करना चाहिए। अगर हम स्वीकार भाव नहीं आ रहा है, अस्वीकार भाव आ रहा है उसके बारे में, उसके प्रति, उस घटना के प्रति, उस इंसिडेंट के प्रति या उस व्यक्ति के प्रति, पर्सन के प्रति, तो उसे अस्वीकार करते हुए भी वो अस्वीकार को भी हम स्वीकार करना करना चाहिए। चाहिए, बिल्कुल। हाँ, क्योंकि अस्वीकार को स्वीकार करना भी बहुत बड़ा एक्चुअली चेंज है, अपने में चेंज है। क्योंकि अस्वीकार को स्वीकार करने से हमारे अंदर जो विचार, जो इमोशंस पैदा करते हैं, और वो रेजिस्टेंस से निगेटिव जो थॉट्स है वो सप्रेस हो जाते हैं। रेजिस्टेंस करने से वो जो विचार जो है वो सप्रेस हो जाते हैं। और जो सप्रेस होने वाले जो विचार जो है वो जीवन में बहुत कुछ गलत चीजें जो है, माइंड लेवल पे, बॉडी लेवल पे, चित्त लेवल पे, इंटेलेक्ट लेवल पे, ये जो है ना, वो जो है वो गलत जो है चीजें जो है हमारे मैनिफेस्ट हो जाती है वर्तमान में या भविष्य में मैनिफेस्ट हो जाती है। वो मैनिफेस्ट नहीं होने के लिए गलत चीजें, गलत इंसिडेंट, गलत वातावरण या गलत इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं होना चाहिए इन फ्यूचर। इसलिए वर्तमान क्षण में जो जीता है उसे एक्सेप्ट करना यानी स्वीकार करना जरूरी है। क्योंकि एक महात्मा है, उसने किताब लिखी है स्वीकार का जादू। वो हम्म, बहुत बढ़िया किताब है। तो आप अगर उसको पढ़ोगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि स्वीकार का भी जादू होता है, स्वीकार करने से भी स्वीकार से जादू होता है। मैं हम्म, मेरा एक एग्जाम्पल बताता हूँ। मैं एक्चुअली बम्बई में रहता हूँ, शहर में रहता हूँ। तो मैं पढ़ाई में मेरा ज़्यादा ध्यान रहता था। तो मेरे पिताजी मेरे पीछे लगे रहते थे कि तेरे दो भाई गांव में हैं, तेरी जमीन उनके हाथ में है, वो तू है ना उनके पीछे लगकर तेरी जमीन ले ले। ऐसा पिताजी मेरे बार बार मेरे पीछे लगते थे। मैं पढ़ाई करूं या फिर जमीन के पीछे पढ़ूं। तो मैंने क्या किया, वो अगर मेरी जमीन करते हुए अगर संतुष्ट है, खुश है, उनकी तरक्की हो रही है, तो मुझे वो इस स्थिति में वो वर्तमान में मुझे स्वीकार करना जरूरी है। नहीं तो क्या हो जाएगा, मेरा
जो एजुकेशन चल रहा है उसके ऊपर बहुत बड़ा असर हो जाएगा। और मैं जो जो भी पढ़ रहा हूँ या जो एक इम्तिहान दे रहा हूँ, वो इम्तिहान में मेरे रिजल्ट रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे। क्योंकि देखो, मैन में एक वक्त एक ही तलवार रहती है, या तो चिंता रहती है या चिंतन रहती है। चिंतन से प्रश्न जीवन के है ना वो छूट जाते हैं, और चिंता से है ना, वो चिंता से वो प्रश्न जीवन के जो है ना वो उलझ जाते हैं। सुलझते नहीं, चिंता से, चिंतन से सुलझते हैं और चिंता से उलझते हैं। इसीलिए रेजिस्टेंस से हम लोग चिंता के मोड में आते हैं, चिंतन के मोड में नहीं आते। इसीलिए चिंता जो है वो चिता समान जी जीवन में हमें जीते जी जो जलाती है उसे चिंता कहते हैं। मरने के बाद जलाती है उसे चिता चिता कहते हैं। कर। चिता और चिंता एक समान ही है, जो जीवन में हमें जीते जी जलाती है, और ये मरने के बाद जलाती है। इसीलिए रेजिस्टेंस उतना ही करना चाहिए उस जो हम लोग डाइजेस्ट कर सके, हम लोग बिल्कुल। उसको, हाँ, उतना ही करना चाहिए। नहीं तो क्या हो जाता है मालूम है, किसी ने हमारा हमारे अगर सासू माँ ने हमारा दिल दुखाया, मन दुखाया, तो सासू माँ का विचार जो है ना दिन रात हमें करेंगे, तो हम चिंतन नहीं, वो चिंता ही हो गई। चिंता ही होगी। हाँ, तो सासू माँ को हमने हमारा जो ब्रेन जो है, ब्रेन, वो धर्मशाला के जैसे उसको जगह दी। सासू माँ तो भूल गई हमें बोलकर, मगर हम नहीं भूले। वही सर, ये जो हमारा जैसे उस किताब में नहीं, इनफैक्ट मेरा भी अपना अनुभव यही है। एक विचार से ही हम सब कुछ बना लेते हैं, एक विचार से ही हम सब कुछ खत्म भी कर देते हैं। अगर हम गुड। चाहें तो इसी विचार में उलझे रहें, और हम चाहें तो इसी विचार को अपने आप खत्म कर दें। देखो, कोई कोई महिला अपना ठंड ठंड के जाड़े के मौसम में स्वेटर बुनती है ना, वो स्वेटर बुनते वक्त उसके हाथ में दो सुइयां रहती है, मालूम है ना? हाँ। हाँ, वो सुइये से वो उसको आदत रहती है, उसको प्रैक्टिस रहती है, सीखा हुआ भी रहता है कैसे बुनना है। तो वो बुनते 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 टीवी भी देखती है, किससे बात भी करती है, और के ब्रेन में उसके विचार भी चालू रहते हैं, लेकिन बुनने का काम भी चालू रहता चालू है कि रहे। नहीं? और बुनने का काम, तो ये सब कुछ करते हुए बुनना इतना उसका आसानी से, वो कब स्वेटर कंप्लीट हो गया बुन के, वो उसे भी पता नहीं चलता। हाँ। इसका कारण क्या है कि मैन इज क्रिएचर ऑफ हैबिट्स, हैबिट इज फंक्शन ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, ऐसा डॉक्टर मर्फी ने पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड लिखा है। राइट। क्या? हर इंसान अपनी आदत का गुलाम है, और आदत सबकॉन्शियस माइंड का काम है। अगर बिल्कुल। रेजिस्ट करते रहेंगे आप हर इवेंट को, हर पर्सन को, तो आपको ये वो आदत बन जाएगी। बन और जाएगी। आदत से, हाँ, और आदत से आप मजबूर होकर आपकी जीवन जो नैया जो है, वो नैया आपको किनारे के मिलने के बजाय आपकी बीच में ही कहीं कहीं पे भी अटक जाएगी। जाएगी, जहाँ हवा, हाँ। और इस वक्त है ना, हाँ, क्या करना है कि हमारे जो स्पिरिचुअल मास्टर है या स्पिरिचुअल फ्रेंड है, उनके साथ में शेयरिंग करके है ना बाहर निकालना है वो थॉट। हाँ। जितने भी आप बातें करते हैं ना जीवन में, है ना, बहुत सारे फ्रेंड होने चाहिए, हाँ। लेकिन एक फ्रेंड ऐसा होना चाहिए तो वो अब्दुल कलाम जी कहते हैं, हर एक फ्रेंड है ना एक बुक के जैसा है, मगर एक बेस्ट फ्रेंड है ना एक लाइब्रेरी के जैसा है। हाँ। तो ऐसा एक बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए कि उसके पास है ना, वो उसका जीवन लाइब्रेरी के जैसा होना चाहिए, ताकि उसके साथ में शेयरिंग करके हमें सुकून मिलना चाहिए, हमें हल्कापन महसूस होना चाहिए। ताकि हम और वो, सप्रेस ना करें उसको। हाँ, वो वेल विशर होना चाहिए। हाँ। और वो इतना वेल विशर होना चाहिए, वो किसके साथ में हमने क्या बात की वो गॉसिपिंग नहीं करने वाला चाहिए। हाँ। ऐसा एक ही दोस्त ढूंढो, एक ही हाँ। दोस्त ढूंढो, तो उससे हाँ। क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस की आदत जो है आपकी अपने आप कम होते जाएगी, और आप क्या करोगे, स्वीकार मोड में आओगे, स्वीकार भाव में आएंगे। क्योंकि देखो, मैंने मेरा एक्सपीरियंस अधूरा छोड़ दिया। मैंने जो भाइयों को जो जमीन करने के लिए दी थी, वो जमीन मैंने आफ्टर 32 ईयर्स
32 साल उनको करने को दी। 32 साल के बाद मैंने उनसे जमीन रिटर्न ली। तो वो जमीन 32 साल के बाद में रिटर्न लेने के बाद में उसमें से उसमें से एक चौथाई भाग जो है जमीन का, दो दो तीन जगह जमीन थी, एक जगह की जमीन मैंने बेच दी। लेकिन अगर मैं जल्दबाजी करता था, रजिस्ट करता था, और बहुत पहले मैंने अगर वो जमीन मेरे हाथ में लेकर मैं बेचता था, तो उसका जो भाव जो है वो लैक्स में आता था, लैक्स में आता था। मगर वो 32 साल के बाद में मैंने जमीन, वो स्वीकार भाव, वो खुश रहे ये स्वीकार करते हुए मैंने 32 साल के बाद में वो जमीन ली और उसको दिया, तो उसका दाम जो है वो सीआर में आया। क्या बात है। जो लैक्स में आने वाला था वो सीआर में आया। और वो जमीन को 1 रुपया में मांगने वाले 2 रुपया में मांगने लगे, 2 रुपया वाले 2.25 में मांगने लगे, 2.25 वाले 2.5 में मांगने लगे, यानी 1 रुपये की चीज मेरी 2.5 रुपया हो गई। तो ये स्वीकार का जादू है, इसीलिए स्वीकार करना जरूरी है। और बिल्कुल। स्वीकार है। और जिंदगी में याद रखो, श्री गोपाल कृष्ण याद रखो। श्री गोपाल कृष्ण यानी क्या? यस यानी स्वीकार, जी यानी ग्रेटिट्यूड, और कृष्ण का यानी क्षमा। श्री गोपाल कृष्ण यानी गोपाल कृष्ण किस किसको अपनाते हैं, किससे प्रेम करते हैं? ये गोपियों से प्रेम करते हैं, है ना। राधा से प्रेम करते हैं, मीरा से प्रेम करते हैं। क्योंकि जो जीवन में घटित हो, वर्तमान में, आज में, अभी जो घटित हो रहा है, उसको ही वो स्वीकार भाव से प्रभु के स्मरण में, चिंतन में और अनुसंधान में रहते थे। इसलिए उनके जीवन को हमें सर हमें क्या ऐसे करना श्री चाहिए? से क्या बताया? श्री गोपाल कृष्ण, यस यानी स्वीकार, जी यानी स्वीकार। अच्छा ग्रेटिट्यूड। अच्छा, हाँ, आपने जी यानी हिंदी और ग्रेटिट्यूड। इंग्लिश मिक्स कर दिया है सर। हाँ, मैं वो इसीलिए याद कंफ्यूज। रखना। मेरी मेरी एक्चुअली इंजीनियरिंग में अब क्या था याद मालूम रहेगा है? मुझे। देखो, इंजीनियरिंग में मेरी आदत थी, कोई पैराग्राफ बड़ा होता था तो उसको है ना 10 लाइन बनाता था। और 10 लाइन के मेन मेन जो वर्ड्स है ना, पहले वर्ड, उसको मैं एक सेंटेंस बनाता था। उस सेंटेंस से है ना मुझे पूरा पैराग्राफ याद आता था। समझ में आई बात? समझ में आ हाँ। गई। हाँ, ये मेरा एक्चुअली पढ़ने का तरीका रहता है। इसलिए मैं ये श्री गोपाल कृष्ण को क्यों बना दिया? क्योंकि यह जी के इस मोड में हमें रहना है। एक कोड वर्ड दिया, आपको पासवर्ड दे दिया, गोपाल कृष्ण का पासवर्ड दे दिया। गोपाल कृष्ण को अगर आपको ये करना है, प्रेम करना है, या गोपाल कृष्ण ने आपसे प्रेम करना है, तो ये उनका पासवर्ड है। ये पासवर्ड ये करके खोल के आप उनको मिल सकते हो। यानी स्वीकार, ग्रेटिट्यूड और क्षमा, ये तीनों चीजों जो है साधक के जीवन में, मास्टर के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर ये ये 3 चीजों में से यही तो होपोनोपोनो हो गई। ओपोनोपोनो जो है ना, उसका जो है ना एक बहुत बढ़िया आविष्कार है, जो डॉक्टर ह्यू ले ने किया था विलेन ना, का है, वो हाँ। बढ़िया है। हाँ, मैंने मेरा कल परसों का एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं अभी इंजेक्शन और दवाइयाँ लेता हूँ ना, मैं अभी सर्वाइवर हूँ, कैंसर सर्वाइवर। तो मेरे जो पाँव पैर के तलवे जो है ना दर्द हो जाते हैं क्योंकि साइड इफेक्ट से। तो मैंने वो पैर के तलवों से बातें की, बातें करके स्वीकार किया, जो वेदनाओं को मैंने स्वीकार किया। और स्वीकार करते हुए उनको ग्रेटिट्यूड भी दिया और उनसे क्षमा भी मांगी और ओपनोपनो किया। तो ओपनोपनो करते वक्त मैंने उस पैरों को है ना टच थेरेपी दे दी। टच थेरेपी यानी क्या? उनको जैसा बच्चों को हम उसके ऊपर से, हम माथे के ऊपर से, पीठ के ऊपर से जैसा हाथ घुमाते हैं ना, वैसे मेरे पैर के ऊपर से मैंने प्रेम से, लगन से, एकदम बहुत प्रेम भाव से मैंने हाथ घुमाया। और हाथ घुमाने के बाद में मैंने ओपनोपनो किया। और ओपनोपनो करने के बाद में वो जो वेदना इतनी कम हो गई, इतनी कम हो गई कि पूछो मत। बोलो, बहुत वेदनाएं कम हो गई। ये मुझे प्रैक्टिकली काम आ रहा है, आया भी है भूतकाल में, अभी भी काम आ रहा है। और फ्यूचर में जो भी, जो लोगों को अपने समस्या से उलझना नहीं है, समस्या सुलझना होगा, तो उसको ये रवैया अपनाना होगा। और इस रवैये के माध्यम से हर एक प्रश्न जीवन का जो है ना वो सॉल्व करना होगा। सही है ना? कुछ गलत हो तो बताना हाँ? क्योंकि मैं है ना
स्टूडेंट हूँ आप लोगों का, मैं सीख रहा हूँ। हाँ, ठीक है। सर का टैगलाइन है ये। हाँ सर का बिल्कुल, ये सर टैगलाइन की खूबसूरती है। है। या, एकदम बोलने के बाद में हमेशा यही बोलेंगे। सर का टैगलाइन है ये। हमें पता है सर, आप हमारे हाँ, स्टूडेंट हैं सर, हम आपको सिखा रहे हैं। हम्म। एक्सेप्ट किया सर, हमने रजिस्ट नहीं किया ये। हाँ, अच्छा। बहुत अच्छे से समझाया सर। कोई- और ये हमारा भी अनुभव रहा कि आप जितना ज्यादा फ्लो में रहते हैं ना, नॉन रेजिस्टेंस में रहते हैं, उतने इजी भी रहते हैं। और हम्म। इसी के साथ साथ जो अगला दिन और इजी और इजी और इजी हो जाता है। और हाँ, जहाँ जहाँ रेजिस्टेंस आती है, वहां हमारी बॉडी भी रजिस्ट करने लगती है। हाँ, राइट। बॉडी रजिस्ट को करने मालूम है, लगती है। हाँ। आपकी ये, हाँ, आपकी सेल्स, आपकी सेल्स, आपके पल्स, आपकी मांसपेशियां, सभी एक्चुअली कुदरत के सभी नियम फॉलो करते हैं। हाँ। मगर इंसान जो है वो कुदरत के नियम फॉलो नहीं करता, इसलिए उन पर ज्यादती करता है, अपनी सेल्स पर, अपनी पल्स पर, अपने मॉलिक्यूल्स पर, अपने सभी जो ऑर्गन जो है, स्थूल सूक्ष्म जो ऑर्गन है उसके ऊपर है ना, वो अन्याय करता है। और वो अन्याय करने के बाद में जब वो सप्रेस हो जाते हैं बहुत सारी चीजें, तो एक दिन वो क्या करते हैं, हमसे जो टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। तो वो लोग है ना, मोर्चा एक साथ में मिलकर मोर्चा लाते हैं, तो मोर्चा लाकर वो इंसान को है ना सबक सिखाते हैं। हम्म। तो सबक नहीं सीखना है तो हमें इनकी बातें सुनना है। आपको मालूम है, अपनी अपनी मसल अपनी बात अपने से बात करती है, मालूम है हाँ आपको? सर। हाँ। अपनी मसल से ना अपने से बातें करती हम्म। है, लेकिन उनकी लैंग्वेज अलग होती है, अपनी लैंग्वेज अलग है। लेकिन हम लोग अभी मालिक बैठे हैं ना उनके सबके, इसलिए हम लोग उसको उनको मित्र बनाना चाहिए, दोस्त बनाना चाहिए। मगर हम लोग मालिक समझकर उनको हैंडल करते हैं, इसीलिए हमें जीवन में दुख आता है, परेशानी आती है, नैराश्य आता है, उदासीनता आती है। क्यों? क्यों हम सबको हम ये सबके मालिक हम लोग समझते हैं, इसीलिए हम मालिक नहीं, उनके दोस्त बनना चाहिए, उनकी हम्म। सुननी चाहिए। राइट सर। और मैं मेरे पल्स और मसल्स की है ना हमेशा सुनता हूँ। मेरी आदत थी नहीं सुनने की, लेकिन मैंने अभी आदत डाल दी उनको सुनने की। मैं मेरे मसल्स क्या कर रहे हैं, सेल्स क्या कर रहे हैं, हाँ, मेरे पल्स क्या कर रहे हैं, है क्या नहीं? ऐसा तो उनको सुनने की आदत डालनी चाहिए। और उसकी भी टेक्निक है जो आप कभी मैं एक आध सेशन कभी ले लूंगा, कभी देखते हैं, तो उस टाइम में आपको मसल टेस्टिंग जो है वो आपको बता दूंगा कि अपनी मसल अपने से किस तरह से बातें करें। ठीक है, धन्यवाद। सर आप तो सर, आपको फुर्सत ही कहाँ है सर। हाँ, आपके भी अभी आपकी रेस्ट पर है ना, आप अभी कहाँ ही सेशन लेते हैं। नहीं ऐसा ऐसा कुछ नहीं। मैं हम तो अरे सोच रहे हैं मुझे सर, एक हफ्ते में एक भी बात दिन आके करते आप हमें इसी तरह का कुछ ज्ञान दे जाएं तो। बात करने के लिए ना, मुझे करनी है तो मैं फोन करता हूँ नहीं सर, ये मास्टर को। 3:30 बजे आप कुछ ऐसे टॉपिक पे होंगे तो हमें रिकॉर्डिंग भी कर लेते हैं, और हमें ध्यान भी रहेगा, हम रिपीट भी सुन लेंगे। एक टॉपिक पे आप हमें समझाएंगे तो वो बात अलग होती है सर। बराबर, सही है, सही रिकॉर्डिंग है, भी सही है। होगी, उसको हमारे अलावा और भी कई लोग सुनेंगे, हम्म। आपका ज्ञान हम्म। बटेगा सर। हम्म। बराबर। तो आप जब भी आपको मतलब हफ्ते में 10 दिन में सर, कभी कभार तो एक दिन आकर कुछ सर कुछ बता कर जाए। देखते हैं, यूनिवर्स ने चाहा, ऑर्डर हाई कमांड के ऑर्डर आने के बाद नहीं हो जाए। हाई कमांड के ऑर्डर तथास्तु। तो आने तो हाई आपके कमांड के पास ऊपर अलादीन का चलते हैं। चिराग है। ये क्या है मालूम है, बिल्कुल। यूनिवर्स जो है ना, यूनिवर्स यूनिवर्स है ना छोटा रूप लेकर हमारे अंदर ही है, इसलिए हम लोग बोलते हैं ना यथा पिंडे तथा ब्रह्मांड। यस वो सर। यूनिवर्स का छोटा रूप अंदर अंदर ही है, लेकिन उससे हमें बातें करके सभी सवालों के जवाब मिलते हैं। मगर उसकी लैंग्वेज अलग है, अपनी लैंग्वेज अलग है। हस्बैंड हस्बैंड महाराष्ट्रियन है और उसकी बीवी
कन्नड़ है, तो कन्नड़ उसकी कन्नड़ उसके समझ में नहीं आ रही, और महाराष्ट्रन हस्बैंड की उसकी लैंग्वेज उसको समझ में नहीं आ रही। ऐसा अपना और सोल का हो गया है, अपना और सोल का रिश्ता है ना, ऐसा हो गया। सोल की लैंग्वेज हमें नहीं समझ रही, हमारे लैंग्वेज सोल को नहीं समझ रही, ये प्रॉब्लम हो गया है। नाइस नाइस सर, वेरी ये नाइस। बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है सर आपने। हाँ, वही अच्छा लगा। तो है ना, ये एक दूसरे के लिए है, बट मगर समझ, एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं समझ रहे हैं। वो बोल रहे हैं तेरे मेरे बीच में इसी कैसा इसीलिए है सर बंधन मूक अनजाना। भाषा, इसीलिए सर मूक भाषा में दोनों एक दूसरे को समझ पाएंगे, जिसे हम साइलेंस बोलते हैं। अरे एक पिक्चर में है हाँ, ना, तेरे मेरे बीच में कैसा है बंधन अनजाना, तो दूसरा बोलता हम्म, है आप, आपड़िया बोलता है। उसको क्या समझा, उसमें कुछ नहीं समझा, लेकिन बोलता है आपड़िया। और ये बंधन जो अनजाना है ना, वो अनजाना बंधन नहीं रहना चाहिए इतने सालों के बाद भी, है ना। सही बात है एक सर। दूसरे को, हाँ हाँ, जान पहचान होने के बाद में है ना, वो अपने से बातें करने लगता है। उससे कैसी बात करनी है, वो किसी मास्टर से सीखो ना, पत्री सर से सीखो, नहीं तो किसी गुरु सदगुरु को ढूंढो और उससे सीखो, है क्या नहीं सर हम तभी तो बिट्टू आपसे जी। कह रहे हैं सर, आप आगे हमें सिखा हाँ दीजिए। वही, और हम मैं भी क्या यही अरे बोलते बोलने हैं। मुझे, वाली थी। हाँ, अरे मुझे क्या आता है, मुझे क्या आता है, मुझे कुछ नहीं आता है। वो आप लोग समझ है, आपकी सर गलत फहमी है क्या ये आपका नहीं। फेमस टैगलाइन है, इसको हमने अभी कैंसिल हाँ, कर दिया है। हाँ, है क्या नहीं, उससे बातें सर करो। हफ्ते में और आपको मालूम है, एक ही दिन सिखा दीजिए, कुछ भी आपके पास इतना भंडार सर, वो सिखा दीजिए ना हमको, स्वर विज्ञान। आपको आपको मालूम है, सोल आपसे हमेशा बात करना चाहती है, मैं तो सर लेकिन करती हूँ। आप समय नहीं है, क्योंकि उसके लिए इंट्रो होना पड़ता है, एक्सट्रो नहीं। हम लोग एक्सट्रो होते हैं बार बार, राइट। जब आंखें खुली रहती है ना, तो हम लोग एक्सट्रो हो जाते हैं। जब आंखें बंद हो जाती है तो भी तभी उसी वक्त हम लोग आधा एक घंटे के लिए इंट्रो हो जाते हैं। उसको एक्चुअली इंट्रो इसलिए होना है क्योंकि दृश्य जगत और अदृश्य जगत का परसेंटेज जो है ना, ये आपको होमवर्क दे रहा हूँ, वो परसेंटेज मुझे बताओ कल, वो कितना परसेंटेज है, बाहर का जगत कितना परसेंट है, अंदर का जगत कितना परसेंट है। तो किसको ज्यादा महत्व देना चाहिए, ये आपको पता चलेगा। बोलो देवियों। अंदर के जगत को महत्व देना चाहिए हम, सर। हाँ, एकदम। ठीक है, लेकिन परसेंटेज उसका कितना है, उसका कैलकुलेटर लेके कैलकुलेशन करो, और कल बताओ मुझे, ये होमवर्क है आपके लिए। मेनका जी आप बताना, निर्मला जी ने हैंडल किया है, वो जरूर, बताएंगे। हाँ निर्मला जी जरूर, बताइए। जरूर। हाँ निर्मला जी। बताइए निर्मला जी, बोलिए। हेलो सर। भगवान हाँ भगवान कृष्ण ने कहा है, भगवान कृष्ण ने कहा है कि हमें 200% लाइफ जीना चाहिए। हाँ। 100% अपना अंदर के लिए, हम्म, खुद की आत्मा के लिए, हम्म, और 100% अपने बाहर के जगत के लिए, अपने घर परिवार सबके लिए। राइट राइट। तो मेरी नॉलेज में ऐसा है जो मैं बता रही हूँ, है ना। हम्म, बराबर हम्म, बराबर घर परिवार को भी पूरा प्यार मिले, ऐसा नहीं है कि टोटल मेडिटेशन हाँ, नहीं रहे और राइट अंदर राइट भी रहें, तो बराबर बराबर। तो राइट यही राइट। तो सर ऐसा मैं मिडिल समझ। पाथ है, यही तो मिडिल पाथ है। देखो, देखो, मैंने यस एक, यस। एक बार एक जगह एक भगवान सेशन लिया कृष्ण था। का यही है। एक सेशन लिया था कोरोना पीरियड में। बुद्ध क्या कहते हैं जगत के बारे में और अंदर की यात्रा के बारे में, चारवाक क्या कहता है, और शंकराचार्य जी क्या कहते हैं, और अपने पत्री सर क्या कहते हैं। जो ये जो है ना, भगवान कृष्ण के जो बात है, वही पत्री सर कहते हैं कि जितना अंदर का जगत सत्य है, उतना ही बाहर का जगत सत्य है। इसलिए हमें दोनों को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि हम गृहस्थी है। इसीलिए अगर गृहस्थी के जो भी हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ड्यूटीज है, वो निभाने के बाद में जितना समय मिले, हमें अंदर जाना चाहिए और अंदर ही रहना चाहिए। अंदर जाना चाहिए और अंदर ही रहना चाहिए, और बाहर बोर्ड लगाना चाहिए, नो एडमिशन विदाउट परमिशन। बाहर बोर्ड लगाना चाहिए और अंदर जाना चाहिए, है क्या नहीं। बड़े बड़े ऑफिसर के बाहर बोर्ड लगा रहते हैं, देखो, नो एडमिशन विदाउट परमिशन, मीट विथ अपॉइंटमेंट ओनली। अगर मिलना है तो अपॉइंटमेंट लेकर मिलो, है क्या नहीं, ऐसा है। तो जीवात्मा की दुनिया को है ना, पहचान कर
हमें एनालिसिस करते हुए जीवात्मा की दुनिया को छोड़ना चाहिए। हम जीवात्मा की दुनिया को छोड़ ही नहीं रहे हैं। जीवात्मा की दुनिया में आता है शिवात्मा की दुनिया, और शिवात्मा की दुनिया के बाद आता है परमात्मा की दुनिया। तो कौन सी दुनिया में रहना है? आपके हाथ में सभी चाबियां है कि नहीं? सर इसका ताला जीवात्मा खोल। की दुनिया कौन सी होती है? जीवात्मा की दुनिया अपरा प्रकृति की दुनिया, जो भौतिक ज्ञानेन्द्रिय, जगत। भौतिक जगत, ज्ञानेन्द्रिय पर और कर्मेंद्रिय जिस तो जगत में सर उलझ कर। ये जो खुर्शीद भावनगर के बुक है जीवात्मा जगत के नियम, तो वो तो हाँ। जीवात्मा जगत है, हम्म। तो वो भौतिक जगत थोड़ी ना है सर। किताब देखो का नाम लिखा है स्पिरिट देखो वर्ल्ड। देखो देखो, स्पिरिट वर्ल्ड लिखा है, जीवात्मा लिखा है, लेकिन जीवात्मा क्यों बोलते हैं उसे? क्योंकि वो अपने मूल को, फंडामेंटल को, यानी अपने स्वरूप को बिल्कुल भूल गया है और शरीर को अपना समझ के बैठा है, इसलिए उसी सोल को जीवात्मा कहते हैं। ये डेफिनेशन हो गया जीवात्मा का। ठीक है। हम्म। और ये जीवात्मा ने जन्म जन्म से खुद को शरीर मानकर बैठा है, शरीर खुद को मन मानकर बैठा है, खुद को चित्त मानकर बैठा है, और इन्हें हमें छोड़ना है। ये हमें विदाई 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 हम लोग उनसे लेते ही नहीं है। हम लोग को लगता है कि मेरे बच्चे की शादी है, बेटे की शादी है, उनके पोते आएंगे, फिर पोती आएंगी, फिर उनको उनकी ये है, पढ़ाई है, उनको पैर पर अपने खड़ा होना है, यही हमारे दिमाग में रहता है। फिर बाद में हम लोग झोंक देंगे उसमें, है क्या नहीं? लेकिन जब जागो तब सवेरा, जब ये चीजें हमें पता चलती है ना, तब से हमें ये झोंक देना चाहिए और करना चाहिए बस। क्योंकि ये अमृत का सागर है। परमात्मा जो है, शिवात्मा या परमात्मा, ये जो है ना अमृत का सागर है। अमृत के सागर में आपको अगर आपने छलांग लगा दी, आपको अगर तैरना नहीं भी आता, तो आप डूबने वाली है क्या? और डूब भी कर मरने वाली है क्या? क्योंकि सागर ही वो अमृत का है। क्योंकि वो सागर ही अमृत का है, और अमृत कभी मरने नहीं देता, है क्या नहीं? और महात्मा कहते हैं जीवात्मा जगत में आप रोज खुद को पॉइजनिंग मोड में रखते हो, और जब ध्यान करते हो या जाप करते हो या ध्यान करते हुए जब उस शिवात्मा के मोड में आता हो, शिवो हम या हम ब्रह्मास्मि के मोड में आते हो, तो आपको आपका अंदर ही अंदर का जो लाइफ जो है पूरी तरह से नेक्टरिंग हो जाता है। नेक्टरिंग यानी अमृत का सिंचन होता है ना, उसे नेक्टरिंग कहते हैं। और बाहर की जगत में विषयों के पीछे लगते हुए जो हम लोग सुख और आनंद की कामना करते हैं, तो स्लो पॉइजनिंग हो जाता है। स्लो पॉइजनिंग और स्लो नेक्टरिंग अलग अलग बातें हैं दोनों भी, है क्या नहीं ऋतु जी? ऋतु जी बोलो ना, खो गई कहीं पे, जीवात्मा नहीं जगत में सर, गई। वो बेटा आ गया था तो जरा वो कुछ बोल हाँ रहा वही जीवात्मा जगत में गई है, वो वही बोल रहा था। था। ऐसा थैंक यू सर, संत- थैंक यू सो मच। संतों ने कहा है, विषयों का विष पीने के बजाय प्रभु का स्मरण में जो अमृत बहता है, वो अमृत पियो, विषयों का विष मत पियो। ऐसा है। मेरे को इतना ही आता है, आज के लिए इतना काफी है, बस। ठीक है सर। इसके आगे नहीं जाता है मेरी गाड़ी, है ना मेनका जी? आपको बोल ना। थैंक यू सर आपका। अ, आप इतना ही में बहुत कुछ, वो बोलते हैं ना, गागर में सागर भर देते हो वाली बात है। आपको हाँ। लगता है आपको इतना ही आता है, बट हमको ऐसा लगता है हम शांत रह के आपको और सुनते रहें। बड़ा अच्छा जैसे आप बताते हैं, बड़ी गहरी बात बताते हैं। बराबर हाँ, बराबर। अच्छा लगा सर। जीवन बराबर। में एक्सेप्टेंस में जैसे रहना चाहिए, लेकिन हम्म, रेजिस्टेंस करना चाहिए। कहीं कहीं उसके पीछे बंधना नहीं चाहिए। कहीं कहीं जैसे बहुत सूक्ष्म रूप में रेजिस्टेंस रहना चाहिए, देखो ज्यादा आपने एक्सेप्टेंस अच्छी में बात रहना की। चाहिए हाँ। देखो, डिटैच होकर रेजिस्टेंस आता है तो रेजिस्ट करो, हाँ हाँ। यस और सर। अटैच हाँ, अटैच होकर रेजिस्ट करते हो तो आपको तकलीफ बन होगी। जाते हैं।
हाँ सर, करेक्ट सर, बंधन में एकदम। बंध जाते ये आपने हाँ बिल्कुल ठीक कहा है सर। हाँ हाँ, डिटैच होकर रेजिस्ट करो, रजिस्ट करते डिटैच हैं। होकर resist- हाँ, हाँ हम देखो कहीं कहीं पानी जैसे का छोटे मुझे बच्चों को लिए एग्जाम्पल भी हम ना बताइए सर। रजिस्टर्स करते हैं, हम जैसे जैसे बच्चों के साथ भी करते हैं ना, कहीं हाँ कहीं हम करते हैं, लेकिन उसमें हम देखो, अटैच नहीं होते हैं। हम हाँ उनसे कहते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, या उनका जो नेचर होता है हम उनके बिहेवियर को चेंज करने के लिए भी बहुत बार करते हैं। ये एक तरह से हमारे तरह से मतलब वो विरोध ही हो गया, प्रतिरोध करना ही हो गया। लेकिन हम वो अगर करते देखो हैं या नहीं करते हैं, हम छोड़ देते हैं। एक बार हमारा कहना जरूरी बनता है उनको, हम्म, फिर हम, लेकिन वो नहीं कहना मानते हैं, करते हैं, तो हम वहां बंधते नहीं है। चाहे घर में है या परिवार में है, हम किसी को ऐसे देखते हैं, तो हम फ्रेंड सर्कल में भी अगर कोई सुनने को तैयार है तो हम वहां पे भी हम उनको बोलते हैं। अगर वो हम्म, मानते हैं, इट्स ओके, हम वहां बनते हम्म, नहीं है। तो वैसा बराबर रेजिस्टेंस रहना चाहिए, मुझे ऐसे लगता बराबर है। बराबर वो एक बराबर, माइनर तौर पे वो हम्म, रेजिस्टेंस रहना चाहिए, ताकि हम्म, हम, उन्होंने नहीं माना, कहना नहीं माना, तो वो भी हमारे में एक्सेप्टेंस होना चाहिए। होना वो चाहिए। इसलिए मैंने एक्सेप्टेंस की बोला, मात्रा बहुत बड़ी होनी चाहिए। इसलिए हाँ मैंने सर, कहा स्वीकार को भी स्वीकार करो, अस्वीकार को भी स्वीकार करो, घर को भी, ये यस सर, मैंने वही बात किया चीज। हाँ, है। यस सर। हाँ सामने वाला अपनी बातें जो है सुनकर भी अनसुनी कर देता है, तो उसे भी स्वीकार हाँ, करो, स्वीकार बिल्कुल सर। करो। हाँ क्योंकि बहुत सारे मास्टर जो है ना, उन्होंने पत्री सर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे कि मेरे मेरा बेटा ध्यान नहीं कर रहा है, मेरी बेटी मेरी सुनती नहीं है, ये करती नहीं है, वो करती नहीं है। तो पत्री सर कहते थे आपसे के आपने उनको जन्म दिया है, इसका मतलब आप जन्म के खाली हिस्सेदार हो, कर्म के नहीं हो। अब उनकी उम्र जब 12 से 15 तक रहती है, तभी उनके ऊपर करने योग्य उनका सबकॉन्शियस माइंड रहता है। उस वक्त आपने जो दिया है वही आपको फ्यूचर में आपको वही मिलने वाला है। इसीलिए संस्कार के समय आपने जो देना चाहिए था वो नहीं दिया होगा, इसलिए अभी आपको थोड़ा सा कठिन जा रहा है, डिफिकल्ट जा रहा है। समझ में आई बात? ऐसा है। यस सर, बात समझ में आ गई। ओके रितु जी, थैंक यू, बहुत थैंक यू अच्छा थैंक यू सर। टॉपिक का, अच्छा डिस्कशन रहा। थैंक यू अब मुझे लीव करना थैंक यू होगा। रितु जी। ओके, हाँ, रितु हमें भी लीव थैंक यू करना रितु जी। होगा। थैंक यू आपसे सर, बहुत थैंक यू कुछ सो मच। आज सीखने को मिला, इसलिए धन्यवाद रितु जी। सर का थैंक यू फेमस थैंक यू टैगलाइन। थैंक यू सर। थैंक यू ओके, नमस्ते नमस्ते। ओके ओके बाय थैंक थैंक यू सभी को। बाय बाय।